गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, रुसाला में आपका स्वागत है। हम लोग लूसेंट में पॉलिटी की सीरीज कर रहे थे, तो ये पार्ट 7 है। इससे पहले की वीडियो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक राज्य की कार्यपालिका। तो राज्यपाल इसमें है। संविधान के भाग 6 में राज्य शासन के लिए प्रावधान किया गया है। यह प्रावधान जम्मू कश्मीर को छोड़कर सभी राज्यों के लिए लागू होता है। एक राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल होता है। वह प्रत्यक्ष रूप से अथवा अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से इसका उपयोग करता है। अर्थात राज्यों में राज्यपाल की स्थिति कार्यपालिका के प्रधान की होती है, परंतु वास्तविक शक्ति मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद में निहित होती है। तो वास्तविक शक्ति मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद में निहित होती है। मूल संविधान में अनुच्छेद 153 में यह उल्लेखित था कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, किंतु 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा इसमें एक परंतु जोड़ दिया गया, जिसके अनुसार एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। तो एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल नियुक्त किए जा सकते हैं। अब देख लेते हैं राज्यपाल की योग्यता। राज्यपाल पद पर नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति में निम्न योग्यताएं होनी अनिवार्य है। यह है वह भारत का नागरिक हो। सेकेंड है 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। थर्ड, किसी प्रकार के लाभ के पद पर न हो। फोर्थ है वह राज्य विधानसभा का सदस्य चुने जाने योग्य हो। तो ये सभी राज्यपाल की योग्यताएं हैं। नेक्स्ट है राज्यपाल की नियुक्ति जो होती है राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्षों की अवधि के लिए की जाती है, परंतु यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। यह अनुच्छेद 156(1) के तहत, या वह पद त्याग करता है तो ये 156(2) के तहत। नोट, भारत के संविधान में राज्यपाल को उसके पद से हटाने हेतु किसी भी प्रक्रिया का उल्लेख नहीं है। तो भारतीय संविधान में राज्यपाल को उसके पद से हटाने के लिए कोई प्रक्रिया का उल्लेख नहीं किया गया है। राज्यपाल का वेतन देख लेते हैं तो 3,50,000 मासिक है। यदि 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक ही राज्यपाल हो, तब उसे दोनों राज्यपालों का वेतन उस अनुपात में दिया जाएगा जैसा कि राष्ट्रपति निर्धारित करेगा। नेक्स्ट है राज्यपाल पद ग्रहण से पूर्व उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अथवा वरिष्ठतम न्यायाधीश के सम्मुख अपने पद की शपथ लेता है। तो राज्यपाल मुख्य न्यायाधीश अथवा वरिष्ठतम न्यायाधीश के सम्मुख अपने पद की शपथ लेता है। देख लेते हैं राज्यपाल की उन्मुक्तियां तथा विशेषाधिकार। तो फर्स्ट है वह अपने पद की शक्तियों के प्रयोग तथा कर्तव्यों के पालन के लिए किसी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं है। नेक्स्ट है राज्यपाल की पद अवधि के दौरान उसके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में किसी प्रकार की आपराधिक कार्रवाई नहीं प्रारंभ की जा सकती है। नेक्स्ट है जब वह पद पर हो तब उसकी गिरफ्तारी का आदेश किसी न्यायालय द्वारा जारी नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है राज्यपाल का पद ग्रहण करने से पूर्व या पश्चात उसके द्वारा किए गए कार्यों के संबंध में कोई सिविल कार्रवाई करने से पहले उसे 2 मास पूर्व सूचना देनी पड़ती है। नेक्स्ट है देख लेते हैं राज्यपाल की शक्तियाँ तथा कार्य। फर्स्ट है कार्यपालिका संबंधी कार्य। इसमें क्या क्या है? राज्य के समस्त कार्यपालिका कार्य राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं। नेक्स्ट है राज्यपाल मुख्यमंत्री को तथा मुख्यमंत्री की सलाह से उसकी मंत्रिपरिषद के सदस्यों को नियुक्त करता है तथा उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता है। नेक्स्ट है राज्यपाल राज्य के उच्च अधिकारियों जैसे मुख्य सचिव, महाधिवक्ता, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति करता है। नोट में देख लेते हैं राज्यपाल राज्य लोक सेवा के सदस्यों को नहीं हटा सकता है। तो राज्यपाल राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को नहीं हटा सकता। आयोग के सदस्य राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित किए जाने पर, उच्चतम न्यायालय के प्रतिवेदन पर और कुछ निर्भरताओं के होने पर ही राष्ट्रपति द्वारा हटाए जा सकते हैं, अनुच्छेद 317 के अनुसार। नेक्स्ट है राज्य के उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति को परामर्श देता है, अनुच्छेद 217 के अनुसार। नेक्स्ट देख लेते हैं राज्यपाल का अधिकार है कि वह राज्य के प्रशासन के संबंध में मुख्यमंत्री से सूचना प्राप्त करे। नेक्स्ट राष्ट्रपति शासन के समय राज्यपाल केंद्र सरकार के अभिकर्ता के रूप में राज्य का प्रशासन चलाता है।
राज्यपाल राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होता है तथा उप कुलपतियों को भी नियुक्त करता है। नेक्स्ट है, वह राज्य विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या का 1/6 भाग सदस्यों को नियुक्त करता है, जिसका संबंध विज्ञान, साहित्य, कला, समाज सेवा, सहकारी आंदोलन आदि से रहता है, अनुच्छेद 171 के द्वारा। यह ध्यान देने योग्य है कि राज्यसभा से संबंधित तत्समान सूची में सहकारी आंदोलन सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट है विधायी अधिकार। हम लोगों ने प्रशासनिक अधिकार देखा, अब देखते हैं विधायी अधिकार। इसमें है, राज्यपाल विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है, अनुच्छेद 164 के अनुसार। नेक्स्ट है, राज्यपाल विधानमंडल का श्रावण कहता है, उसका सत्रावसान करता है तथा उसका विघटन करता है। तो राज्यपाल विधानमंडल को आहूत करता है, सत्रावसान करता है और उसका विघटन भी करता है। राज्यपाल विधानसभा के अधिवेशन अथवा दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करता है। नेक्स्ट है, राज्य विधानसभा के किसी सदस्य पर अयोग्यता का प्रश्न उत्पन्न होता है तो अयोग्यता संबंधी विवाद का निर्धारण राज्यपाल चुनाव आयोग से परामर्श से करता है। नेक्स्ट है, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद ही अधिनियम बन जाता है। नेक्स्ट है, यदि विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं प्राप्त है तो राज्यपाल उस समुदाय के एक व्यक्ति को विधानसभा का सदस्य मनोनीत कर सकता है। ये अनुच्छेद 333 के अनुसार है। नोट, जम्मू कश्मीर राज्य विधानसभा में 2 महिलाओं को प्रदेश का राज्यपाल नामजद करता है। नेक्स्ट देखते हैं, जब विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा हो और राज्यपाल को ऐसा लगे कि तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता है तो वह अध्यादेश जारी कर सकता है, जिससे वही स्थान प्राप्त है जो विधानमंडल द्वारा पारित किसी अधिनियम का है। ऐसे अध्यादेश 6 सप्ताह के भीतर विधानमंडल द्वारा स्वीकृत होना आवश्यक है। यदि विधानमंडल 6 सप्ताह के भीतर उसे अपनी स्वीकृति नहीं देता है तो उस अध्यादेश की वैधता समाप्त हो जाती है। ये अनुच्छेद 213 के तहत। तो राज्यपाल अध्यादेश जारी अनुच्छेद 213 के तहत करता है और इसे 6 सप्ताह के भीतर विधानमंडल से पारित होना जरूरी होता है, नहीं तो समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट है, राज्यपाल धन विधेयक के अतिरिक्त किसी विधेयक को पुनः विचार के लिए राज्य विधानमंडल के पास भेज सकता है, परंतु राज्य विधानमंडल द्वारा इसे दोबारा पारित किए जाने पर वह उस पर अपनी सहमति देने के लिए बाध्य होता है। राष्ट्रपति के लिए आरक्षित विधेयक जब राष्ट्रपति के निर्देश पर राज्यपाल पुनर्विचार के लिए विधानमंडल को लौटा दे, ऐसे लौटाए जाने पर विधानमंडल 6 माह के भीतर उस विधेयक पर पुनर्विचार करेगा और यदि उसे पुनः पारित किया जाता है तो विधेयक राष्ट्रपति को पुनः प्रस्तुत किया जाएगा, किंतु इस पर राष्ट्रपति के लिए अनुमति देना अनिवार्य नहीं है, अनुच्छेद 201। नेक्स्ट है, राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख सकता है। यह आरक्षित विधेयक तभी प्रभावी होगा जब राष्ट्रपति उसे अनुमति प्रदान कर दे। राज्यपाल को राष्ट्रपति के लिए विधेयक आरक्षित करना उस समय अनिवार्य है जब विधेयक उच्च न्यायालय की शक्तियों का अल्पीकरण करता है, जिससे यदि विधेयक विधि बन जाएगा तो उच्च न्यायालय की संवैधानिक स्थिति को खतरा होगा। तो देखते हैं अगला, वित्तीय अधिकार। वित्तीय अधिकार में क्या है, राज्यपाल प्रत्येक वित्तीय वर्ष में वित्त मंत्री को विधानमंडल के सम्मुख वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने के लिए कहता है। नेक्स्ट है, विधानसभा में धन विधेयक राज्यपाल की पूर्व अनुमति से ही पेश किया जाता है। राज्यपाल की संस्तुति के बिना अनुदान की किसी मांग को विधानमंडल के सम्मुख नहीं रखा जाता है। नेक्स्ट है, ऐसा कोई विधेयक जो राज्य की संचित निधि से खर्च निकालने की व्यवस्था करता हो उस समय तक विधानमंडल द्वारा पारित नहीं किया जा सकता जब तक राज्यपाल इसकी संस्तुति न कर दे। नोट में देख लेते हैं, राज्य वित्त आयोग किसी राज्य के राज्यपाल को उस विशेष राज्य की पंचायतों द्वारा विनियोजित हो सकने वाले करों और शुल्कों के निर्धारण के सिद्धांतों के विषय में संस्तुति करता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, न्यायिक अधिकार।
राज्यपाल किसी दंड को क्षमा, उसका प्रविलंबन, विराम या परिहार कर सकेगा, या किसी दंडादेश का निलंबन, परिहार या लघुकरण कर सकेगा। यह ऐसे व्यक्ति के संबंध में होगा जिसे ऐसी विधि के अधीन अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराया गया है, जिसके संबंध में राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है। ये अनुच्छेद 161 के तहत। नोट में देख लेते हैं, राष्ट्रपति को सभी प्रकार के मृत्यु दंडादेश के मामले में क्षमादान की शक्ति प्राप्त है, जबकि राज्यपाल को मृत्यु दंडादेश के मामले में ऐसी शक्ति प्राप्त नहीं है। इसी प्रकार राष्ट्रपति को सेना न्यायालय, कोर्ट मार्शल के दंडादेश के मामले में क्षमादान की शक्ति प्राप्त है, जबकि राज्यपाल को ऐसी शक्ति नहीं प्राप्त है। नेक्स्ट है आपात शक्ति। जब राज्यपाल को समाधान हो जाए कि ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई है जिनमें राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता, तो वह राष्ट्रपति को प्रतिवेदन भेजकर अनुच्छेद 356 यह कह सकता है कि राष्ट्रपति राज्य के शासन के सभी या कोई कृत्य स्वयं ग्रहण कर ले। इसे समांतर राष्ट्रपति शासन कहा जाता है। देख लेते हैं राज्यपाल की स्थिति। यदि हम राज्यपाल के उपयुक्त अधिकारों पर दृष्टिपात करते हैं तो ऐसा लगता है कि राज्यपाल एक बहुत शक्तिशाली अधिकारी है, किंतु वास्तविकता इससे भिन्न है। हमने संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया है जिसमें मंत्रिपरिषद विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होता है, अतः वास्तविक शक्तियां मंत्री परिषद को प्राप्त है, न कि राज्यपाल को। राज्यपाल एक संवैधानिक प्रमुख के रूप में कार्य करता है, किंतु असाधारण स्थितियों में उसे इच्छा अनुसार कार्य करने के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। तो ये राज्यपाल से संबंधित जानकारी हम लोगों ने देखा। अब आगे चलते हैं विधान परिषद। विधान परिषद किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान अनुच्छेद 169 में दिया गया है। विधान परिषद राज्य विधानमंडल का उच्च सदन होता है। यदि किसी राज्य की विधानसभा अपने कुल सदस्यों के पूर्ण बहुमत तथा उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दे तो संसद उस राज्य में विधान परिषद स्थापित कर सकती है अथवा उसका लोप कर सकती है। अभी वर्तमान में देखते हैं, वर्तमान में केवल 6 राज्यों में विधान परिषदें विद्यमान हैं। वो राज्य हैं उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। यहाँ विधान परिषद है। नेक्स्ट आते हैं, विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या उस राज्य की विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या का 1/3 से अधिक नहीं हो सकती, किंतु किसी भी अवस्था में विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या 40 से कम नहीं हो सकती। विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष है। विधान परिषद के प्रत्येक सदस्य का जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष होता है, किंतु प्रति दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं। वह उनके स्थान पर नवीन सदस्य निर्वाचित होते हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी सदस्य की मृत्यु या त्यागपत्र द्वारा हुई आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित होता है तो वह सदस्य शेष अवधि के लिए ही सदस्य रहता है, 6 वर्ष के लिए नहीं। नेक्स्ट है, विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। नेक्स्ट है, विधान परिषद के कुल सदस्यों के 1/3 सदस्य राज्य की स्थानीय स्वशासी संस्थाओं के एक निर्वाचक मंडल द्वारा निर्वाचित होते हैं। 1/3 सदस्य राज्य की विधानसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होते हैं। 1/12 सदस्य उन स्नातकों द्वारा निर्वाचित होते हैं जिन्होंने कम से कम 3 वर्ष पूर्व स्नातक की उपाधि धारण कर ली है। 1/12 सदस्य उन अध्यापकों द्वारा निर्वाचित होते हैं जो कम से कम 3 वर्षों से माध्यमिक पाठशालाओं अथवा उनसे ऊंची कक्षाओं में शिक्षण कार्य कर रहे हैं, तथा 1/6 सदस्यों का राज्यपाल उन व्यक्तियों में से मनोनीत करता है जिन्हें साहित्य, कला, विज्ञान, सहकारिता आंदोलन या सामाजिक सेवा के संबंध में विषय ज्ञान हो। तो ये राज्यसभा के ये विधान परिषद के सदस्यों के निर्वाचित होने की विधि है। चलिए आगे देखते हैं, विधान परिषद किसी भी बैठक के लिए कम से कम 10 या विधान परिषद के कुल सदस्यों का 10वांश 1/10 इनमें से जो भी अधिक हो गणपूर्ति होगा। विधान परिषद अपने सदस्यों में से 2 को क्रमशः सभापति और उपसभापति चुनती है।
सभापति एवं उपसभापति को विधानमंडल द्वारा निर्धारित वेतन एवं भत्ते प्राप्त होते हैं। सभापति उपसभापति को संबोधित कर व उपसभापति सभापति को संबोधित कर त्यागपत्र दे सकता है अथवा परिषद के सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा उसे अपदस्थ भी किया जा सकता है, किंतु ऐसे किसी प्रस्ताव को लाने के लिए 14 दिनों की पूर्व सूचना आवश्यक है। तो इस तरह हम लोगों ने विधान परिषद के बारे में देखा। अब चलते हैं आगे विधानसभा। देखते हैं विधानसभा। विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष है, किंतु विशेष परिस्थितियों में राज्यपाल को यह अधिकार है कि वह इससे पूर्व भी उसको विघटित कर सकता है। विधानसभा के सत्रावसान के आदेश राज्यपाल के द्वारा दिए जाते हैं। विधानसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष है और प्रत्येक राज्य की विधानसभा में कम से कम 60 और अधिक से अधिक 500 सदस्य होते हैं। अपवाद के रूप में गोवा, मिजोरम, सिक्किम हैं। गोवा में 40, मिजोरम 40 और सिक्किम में 32 सदस्य हैं। इसे अनुच्छेद 371 के तहत विशेष राज्य की दर्जा देकर यह व्यवस्था किया गया है। नेक्स्ट है विधानसभाओं में जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण किया जाता है। अनुच्छेद 332 के तहत विधानसभा की अध्यक्षता करने के लिए एक अध्यक्ष का चुनाव करने का अधिकार सदन को प्राप्त है, जो इसकी बैठकों का संचालन करता है। साधारणतः विधानसभा अध्यक्ष सदन में मतदान नहीं करता, किंतु यदि सदन में मत बराबरी में बंट जाए तो वह निर्णायक मत देता है। नेक्स्ट है जब कभी अध्यक्ष को उसके पद से हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन है तो उस समय वह सदन की बैठकों की अध्यक्षता नहीं करता है। नेक्स्ट है किसी विधेयक को धन विधेयक माना जाए अथवा नहीं, इसका निर्णय विधानसभा अध्यक्ष ही करता है। सदन के बैठकों के लिए सदन के कुल सदस्यों के 10 1/10 सदस्यों की उपस्थिति गणपूर्ति हेतु आवश्यक है। तो 1/10 गणपूर्ति के लिए आवश्यक होता है। अब चलिए विधानसभा के अधिकार और कार्य देख लेते हैं। फर्स्ट है विधि निर्माण। इससे राजसूची से संबंधित विषयों पर विधि निर्माण का अनन्य अधिकार प्राप्त है। समवर्ती सूची से संबंध विषयों पर संसद की तरह राज्य विधानमंडल भी विधि निर्माण कर सकता है, किंतु यदि दोनों द्वारा निर्मित विधियों में परस्पर विरोध की सीमा तक संसदीय विधि वर्णनीय है। तो ये अधिकार है कि विधानसभा समवर्ती सूची पर कानून बना तो सकता है, लेकिन दोनों में गतिरोध होने पर संसद की ही विधि मान्य है। चलिए आगे देखते हैं वित्तीय विषयों से संबंधित प्रक्रिया में राज्य विधानमंडल राज्य सरकार की वित्तीय अवस्था को पूर्णतया नियंत्रित करता है। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में विधानमंडल के सम्मुख वार्षिक वित्तीय विवरण अथवा बजट प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें शासन की आय और व्यय का विवरण रहता है। बजट वित्त मंत्री द्वारा रखा जाता है। नेक्स्ट है कोई धन विधेयक प्रारंभ में विधान परिषद में प्रस्तुत नहीं किया जाता। जब विधानसभा किसी धन विधेयक को पारित कर देती है तो वह विधान परिषद के पास भेजा जाता है और विधान परिषद 14 दिनों के भीतर विधानसभा को लौटाना पड़ता है। विधान परिषद उस विधेयक के संबंध में संस्तुतियां तो दे सकती है, किंतु वह न तो उसे अस्वीकार कर सकती है और न उसमें संशोधन ही कर सकती है। नेक्स्ट है विधानसभा द्वारा पारित किए जाने के 14 दिनों के बाद विधेयक को दोनों सदनों द्वारा पारित समझा जाता है तथा राज्यपाल को उस पर अपनी सहमति देनी पड़ती है। तो ये हो गए वित्त संबंधी। नेक्स्ट देख लेते हैं कार्यपालिका पर नियंत्रण संबंधित। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी हैं। जब कभी मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो समूचा मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। नेक्स्ट है संवैधानिक संशोधन। संघीय स्वरूप को प्रभावित करने वाला कोई संविधान संशोधन विधेयक यदि संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित हो जाता है तो आधे से अधिक राज्यों के विधानमंडलों द्वारा उसकी पुष्टि आवश्यक है। तो इस तरह इसके हो गए अधिकार। और नेक्स्ट निर्वाचन संबंधी अधिकार हैं, जिसमें राष्ट्रपति के निर्वाचन में जितना मताधिकार संसद के दोनों सदनों के सदस्यों को प्राप्त है, उतना ही राज्यों की विधानसभाओं को के निर्वाचित सदस्यों को प्राप्त है। तो इस तरह विधानसभा के ये अधिकार थे। अब देख लेते हैं किन किन राज्यों में कितने विधानसभा सीट हैं और विधान परिषद।
तो देखते हैं चलिए। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा है 403 विधानसभा सीट है और विधान परिषद सीट है 99। पश्चिम बंगाल में 294 सीट है। महाराष्ट्र में 288 विधानसभा सीट है और विधान परिषद 78 है। बिहार में 243 विधानसभा सीट है और विधान परिषद की सीटें 75 हैं। तमिलनाडु में 234 विधानसभा सीट हैं। मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीट हैं। कर्नाटक में विधानसभा सीट 224 है। राजस्थान में 200 है विधानसभा सीट। पंजाब में देख लेते हैं 117 विधानसभा सीट है। हरियाणा में 90 है। छत्तीसगढ़ में 90, झारखंड में 81, उत्तराखंड में 70, हिमाचल प्रदेश में 68, मणिपुर में 60 और मेघालय में 60। नेक्स्ट देख लेते हैं गुजरात। गुजरात में 182 है विधानसभा सीट देख रहे हैं हम लोग। आंध्र प्रदेश में 175 विधानसभा सीट है और यहाँ विधान परिषद की सीटें 50 हैं। उड़ीसा में 147 है। केरल में 140 है। असम में 126 है। तेलंगाना में 119 है और तेलंगाना में विधान परिषद की सीट 40 है। इधर देख लेते हैं त्रिपुरा में 60 है, विधानसभा सीट की बात हो रही है। और अरुणाचल प्रदेश में 60 है। नागालैंड में 60 है। 26 ये मिजोरम में 40 है। गोवा में 40 है। सिक्किम में 32 है। इस तरह ये सब विधानसभा और विधान परिषद की सीटें हैं। ये जम्मू कश्मीर में देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर में 114 सीट है विधानसभा की। दिल्ली में 70 है और पुडुचेरी में 30 है। तो इस तरह आपने देखा विधानसभा सीट। जम्मू कश्मीर की विधानसभा में उपराज्यपाल 2 महिला सदस्यों का मनोनयन कर सकता है। चलिए देख लेते हैं कि महत्वपूर्ण अधिकारियों का मासिक वेतन क्या है। राष्ट्रपति का है 5 लाख रुपए, उपराष्ट्रपति 4 लाख रुपए, लोकसभा अध्यक्ष 4 लाख रुपए, राज्यपाल 3,50,000। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो 2,80,000। सर्वोच्च न्यायालय के जो अन्य न्यायाधीश हैं उनके लिए 2,50,000। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश 2,50,000। उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश 2,25,000। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक 2,50,000। मुख्य चुनाव आयुक्त की बात करें तो ये भी 2,50,000 और महान्यायवादी की 2,50,000। नेक्स्ट देख लेते हैं शपथ और त्यागपत्र। तो पद, शपथ और त्यागपत्र। तो राष्ट्रपति शपथ लेता है मुख्य न्यायाधीश के समक्ष और त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के समक्ष शपथ लेगा और राष्ट्रपति को त्यागपत्र देता है। राज्यपाल राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेते हैं और राष्ट्रपति को त्यागपत्र देते हैं। मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो वो भी राष्ट्रपति के समक्ष शपथ लेते हैं और राष्ट्रपति को ही त्यागपत्र देते हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के समक्ष शपथ लेते हैं और राष्ट्रपति को ही त्यागपत्र देते हैं। लोकसभा अध्यक्ष शपथ नहीं लेता है और उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देता है। इतना और पढ़ाई देते हैं। के बारे में देख लेते हैं। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। साधारणतः वैसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है जो विधानसभा में बहुमत दल का नेता होता है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री ही शासन का प्रमुख प्रवक्ता है और मंत्री परिषदों की बैठकों की अध्यक्षता करता है। मंत्री परिषद के निर्णयों को मुख्यमंत्री ही राज्यपाल तक पहुंचाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं नोट में 91 ये 91 संविधान संशोधन की बात हो रही है। 91 संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के अनुसार मुख्यमंत्री सहित संपूर्ण मंत्री परिषद का आकार राज्य की विधानसभा के कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी, लेकिन मुख्यमंत्री सहित संपूर्ण मंत्री परिषद की कुल संख्या 12 से कम नहीं होनी चाहिए। तो ये 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए और 12 से कम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है जब कभी राज्यपाल कोई बात मंत्री परिषद तक पहुंचाना चाहता है तो वह मुख्यमंत्री के द्वारा ही यह कार्य करता है। राज्यपाल के सारे अधिकारों का प्रयोग मुख्यमंत्री ही करता है। अनुच्छेद 167 के तहत मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है। तो इस तरह हम लोगों ने मुख्यमंत्री देखा। नेक्स्ट देखते हैं केंद्र शासित प्रदेश।
केंद्र शासित प्रदेश का शासन राष्ट्रपति द्वारा चलाया जाता है और वह इस बारे में जहाँ तक उचित समझे अपने द्वारा नियुक्त प्रशासक के माध्यम से कार्य करते हैं। अंडमान निकोबार, दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख के प्रशासकों को उपराज्यपाल कहा जाता है, जबकि चंडीगढ़ का प्रशासक मुख्य आयुक्त कहलाता है। इस समय पंजाब का राज्यपाल ही चंडीगढ़ का प्रशासक यानी मुख्य आयुक्त है। नोट में देख लेते हैं 239 क 5 के तहत विधायी व्यवस्था वाले संघ राज्य क्षेत्रों दिल्ली एवं पुडुचेरी में मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति मुख्यमंत्री की सलाह पर करता है तथा मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण करते हैं। मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। ये 239 क में उल्लेखित है। नेक्स्ट है केंद्र राज्य संबंध, तो इसे अगले वीडियो में देखेंगे। चलिए, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। नेक्स्ट देखते हैं केंद्र राज्य संबंध। भारत में केंद्र राज्य संबंध संघवाद की ओर उन्मुख है और संघवाद की इस प्रणाली को कनाडा के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं भारतीय संविधान में केंद्र राज्य संबंध के मध्य विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियों का विभाजन किया गया है, लेकिन न्यायपालिका को विभाजन की परिधि से बाहर रखा गया है। तो केंद्र और राज्य के बीच जो संबंध है वो 3 प्रकार से है: विधायी संबंध, प्रशासनिक संबंध और वित्तीय संबंध। इनके बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है और इससे न्यायपालिका को अलग रखा गया है। तो देखते हैं भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में केंद्र राज्य संबंध की शक्तियों के बंटवारे से संबंधित 3 सूची दी गई है। संघ सूची फर्स्ट है, सेकंड राज्य सूची और थर्ड है समवर्ती सूची। औपचारिक रूप में और कानूनी दृष्टि से इन सूचियों की विषयों की संख्या वही बनी हुई है जो मूल संविधान में थी। नोट में देख लेते हैं भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किए गए शक्तियों का विभाजन भारत सरकार अधिनियम 1935 में उल्लेखित योजना पर आधारित है। संघ सूची में देख लेते हैं। संघ सूची में उन विषयों को शामिल किया गया है जो राष्ट्रीय महत्व के हैं तथा जिन पर कानून बनाने का एकमात्र अधिकार केंद्रीय विधायिका अर्थात संसद को है। इस सूची में इस समय कुल 100 विषय हैं। मूलतः संविधान में 97 विषय थे, जिनमें प्रमुख हैं रक्षा, विदेशी मामले, युद्ध, अंतर्राष्ट्रीय संधि, अणुशक्ति, सीमा शुल्क, जनगणना, विदेशी ऋण, डाक एवं तार प्रसारण, टेलीफोन, विदेशी व्यापार, रेल तथा वायु एवं जल परिवहन आदि। ये सब संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं राज्य सूची के अंतर्गत। तो राज्य सूची में उन विषयों को शामिल किया गया है जो स्थानीय महत्व के हैं तथा जिन पर कानून बनाने का एकमात्र अधिकार राज्य विधानमंडल को है, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में संसद भी कानून बना सकती है। तो इस तरह इस पर राज्य विधानमंडल का अधिकार है कानून बनाने का, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में संसद भी इस पर कानून बना सकती है। इस सूची में शामिल विषयों की संख्या है 61। पहले मूलतः संविधान में कितना था? 66 विषय थे, जिनमें प्रमुख है देख लेते हैं कौन कौन से राज्य सूची में है। लोक सेवा, कृषि, कारागार, भू राजस्व, लोक व्यवस्था, पुलिस, लोक स्वास्थ्य, स्थानीय शासन, क्रय विक्रय तथा सिंचाई इत्यादि है। तो इस तरह ये राज्य सूची के सब थे। नेक्स्ट देख लेते हैं समवर्ती सूची। इसमें शामिल विषयों पर संसद तथा राज्य विधानमंडल दोनों द्वारा कानून बनाया जाता है और यदि दोनों कानूनों में विरोध हो तो संसद द्वारा निर्मित कानून लागू होगा। इसमें इस समय 52 विषय हैं। मूलतः 47 विषय है। मूलतः संविधान में 47 विषय थे अभी, लेकिन वर्तमान में 52 विषय हैं। इनमें प्रमुख देख लेते हैं राष्ट्रीय जलमार्ग, परिवार नियोजन, जनसंख्या नियंत्रण, समाचार पत्र, कारखाना, शिक्षा, आर्थिक तथा सामाजिक योजना, वन, ये सब समवर्ती सूची में आते हैं। नोट में देख लेते हैं संविधान के 42वें संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ था के द्वारा वन, शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन, बाट व माप, जानवर, पक्षी की सुरक्षा आदि विषय समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया है। ठीक है, इस तरह समवर्ती सूची में ये सब आते हैं।
नेक्स्ट देखते हैं अवशिष्ट विधायी शक्ति। जिन विषयों को संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में शामिल नहीं किया गया है उन पर कानून बनाने का अधिकार संसद को प्रदान किया गया है। नोट फर्स्ट है, अब भी अंतिम प्रविष्टि की संख्या 97 है लेकिन कुल संख्या 100 है। प्रविष्टि संख्या 2 क 92 क और 92 ख जोड़ा गया है और प्रविष्टि 33 को हटाया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, अब भी अंतिम प्रविष्टि, ये संघ सूची के बारे में थी और ये राज्य सूची के बारे में है कि राज्य सूची में अभी अंतिम प्रविष्टि 66 है। प्रविष्टि संख्या 11, 19, 20, 29 और 36 को हटाया गया है। और ये समवर्ती सूची के बारे में थर्ड है, प्रविष्टि संख्या 47 है लेकिन इसमें कुल संख्या 52 है। प्रविष्टि 11 क, 17 क, 17 ख, 20 क और 33 क जोड़ा गया है। तो इस तरह हम लोगों ने देखा संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अब नेक्स्ट देखते हैं राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने की संसद की शक्ति को। तो संविधान के अनुच्छेद 249 में यह प्रावधान किया गया है कि यदि राज्यसभा अपनी उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से यह पारित कर दे कि राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखकर संसद राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाए तो संसद को राज्य सूची में वर्णित विषयों पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। ठीक है, अगर अनुच्छेद 249 के तहत ऐसा होता है। संसद द्वारा इस प्रकार बनाया गया कानून 1 वर्ष के लिए परिवर्तनीय होता है लेकिन राज्यसभा द्वारा पारित कर इसे बार बार कई वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, ये फर्स्टली 1 साल के लिए होता है लेकिन बार बार इसे कई वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आपात एवं राष्ट्रपति शासन के समय भी संसद को राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार होता है। राज्यों की सहमति से भी संसद राज्य सूची पर कानून बना सकती है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 253, इसके अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौता को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। नेक्स्ट देखते हैं संघ के प्रमुख राजस्व स्रोत हैं। तो संघ को कहाँ से राजस्व प्राप्त होता है ये देख लेते हैं। निगम कर, सीमा शुल्क, निर्यात शुल्क, कृषि भूमि को छोड़कर अन्य संपत्ति पर संपदा शुल्क, विदेशी ऋण, रेल, रिजर्व बैंक तथा शेयर बाजार, इन सबसे संघ के को राजस्व की प्राप्ति होती है। अब देख लेते हैं राज्य को कहाँ से राजस्व की प्राप्ति होती है। तो व्यक्ति कर, कृषि भूमि पर कर, संपदा शुल्क, भूमि एवं भवनों पर कर, पशुओं तथा नौकायन पर कर, विक्रय कर, वाहनों पर चुंगी, इन सबसे राज्य को प्रमुख राजस्व की प्राप्ति होती है। केंद्र व राज्यों के मध्य विवाद को सुलझाने के लिए मुख्यतः 4 आयोग गठित किए गए हैं जो इस प्रकार हैं। फर्स्ट प्रशासनिक सुधार आयोग, राजमन्नार आयोग, भगवान सहाय समिति एवं सरकारिया आयोग। तो चलिए इन आयोग के बारे में जान लेते हैं, जिसमें सरकारिया आयोग 1983 में केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश R.S. सरकारिया की अध्यक्षता में केंद्र राज्य संबंधों पर 3 सदस्यीय आयोग का गठन किया था। V. शिवरामन और M.R. सेन आयोग के 2 अन्य सदस्य थे। आयोग से कहा गया कि वह केंद्र एवं राज्य सरकार के बीच सभी व्यवस्थाओं व कार्य पद्धतियों का परीक्षण करे और इस संबंध में उचित परिवर्तन व प्रमाणिक सिफारिशें प्रदान करे। तो इस तरह यह सरकारिया आयोग ने ऐसा स्पष्ट किया। इसे अपने काम को पूरा करने में 1 वर्ष का समय लगा, फिर भी इसका कार्यकाल 4 बार बढ़ाना पड़ा। रिपोर्ट अंतिम अक्टूबर 1987 ईस्वी में पेश की गई। तो सरकारिया आयोग की जो रिपोर्ट थी 1987 में पेश की गई थी। इसका सार आधिकारिक तौर पर जनवरी 1988 में जारी किया गया। आयोग ने केंद्र राज्य संबंधों की सुधार की दिशा में 247 सिफारिशें प्रस्तुत की। नेक्स्ट देख लेते हैं पूछी आयोग। ये अप्रैल 2007 में केंद्र सरकार के केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए उच्चतम न्यायालय के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश मदन मोहन पुच्छी की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया। इस आयोग में 4 सदस्य थे, धीरेन्द्र सिंह, विनोद कुमार, प्रो N.R. माधव मेनन एवं डॉक्टर अमरेश बागची। ठीक है, फरवरी 2008 में डॉक्टर बागची के निधन के बाद विजय शंकर को
आयोग का एक सदस्य के रूप में अक्टूबर 2008 में नियुक्त किया गया। इस आयोग का गठन इसलिए किया गया था कि 2 दशक पहले गठित सरकारिया आयोग के बाद बदलते राजनीतिक एवं आर्थिक परिदृश्य के कारण काफ़ी परिवर्तन हो चुके हैं। अतः नई परिस्थितियों में केंद्र राज्य संबंधों का पुनः आकलन किया जाना आवश्यक है। चलिए देखते हैं केंद्र राज्य संबंधों से जुड़े कुछ प्रमुख अनुच्छेद। ठीक है, तो अनुच्छेद 247 कुछ अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना का उपबंध करने की संसद की शक्ति दी गई है। 249 राष्ट्र हित में राज्य सूची से संबंधित किसी मामले में संसद की कानून बनाने की शक्ति 249 में दी गई है। ये इम्पोर्टेंट भी है। 250 देख लेते हैं। राज्य सूची के किसी विषय पर आपातकाल की स्थिति में संसद की कानून बनाने की शक्ति। ठीक है, 252 के अनुसार दो या दो से अधिक राज्यों के लिए उनकी सहमति के बाद संसद द्वारा कानून बनाने की शक्ति तथा किसी अन्य राज्य द्वारा इस विधायन को अंगीकार करना। 253 में देख लेते हैं। संसद को किसी अन्य देश या देशों के साथ की गई किसी संधि, करार या अभिसमय अथवा किसी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, संगम या अन्य निकाय में किए गए किसी भी निश्चय के कार्यान्वयन के लिए भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए विधि बनाने की ये शक्ति दी गई है 253 के अनुसार। 257 देख लेते हैं। कुछ मामलों में संघ का राज्यों के ऊपर नियंत्रण होता है। 262 में अंतर्राज्यीय नदियों तथा अथवा नदी घाटियों के पानी से संबंधित विवादों के संबंध में न्याय निर्णय, तो ये 262 में दिया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं 268 संघ द्वारा आरोपित किंतु राज्यों द्वारा संग्रहित एवं उपयोग किए गए कर। 268 एक के द्वारा संघ द्वारा आरोपित तथा राज्यों द्वारा संग्रहित एवं उपयोग किया गया सेवा कर। 269 में देख लेते हैं। केंद्र द्वारा लगाए गए एवं संग्रहित किए गए किंतु राज्यों को दिए जाने वाले कर। 270 केंद्र एवं राज्यों के बीच लगाए गए कर एवं संघ तथा राज्यों के बीच वितरण। 275 में देख लेते हैं। कुछ राज्यों को संघ से अनुदान। 283 संचित निधियाँ, आकस्मिक निधियाँ और लोक लेखा में जमा राशियों की अभिरक्षा। तो ये सब अनुच्छेद के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट है 286 देख लेते हैं। वस्तुओं की बिक्री अथवा खरीद पर करारोपण पर प्रतिबंध। 287 बिजली पर करों से छूट। 289 किसी राज्य की संपत्ति एवं आय का संघीय करारोपण से छूट। 290 कुछ व्ययों और पेंशनों के संबंध में समायोजन। 292 भारत सरकार द्वारा लिए गए उधार। 293 राज्यों द्वारा लिया गया उधार। तो ये सब अनुच्छेदों के द्वारा दिया गया है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक है अंतर्राज्य परिषद। तो संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत केंद्र एवं राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए राष्ट्रपति एक अंतर्राज्य परिषद की स्थापना कर सकता है। पहली बार जून 1990 में अंतर्राज्य परिषद की स्थापना की गई, जिसकी पहली बैठक 10 अक्टूबर 1990 को हुई थी। इसमें निम्न सदस्य होते हैं। प्रधानमंत्री तथा उनके द्वारा मनोनीत 6 कैबिनेट स्तर के मंत्री, सभी राज्यों व संघ राज्यों क्षेत्रों के मुख्यमंत्री एवं संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक, ये उनके सदस्य होते हैं। अब देख लेते हैं अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक वर्ष में 3 बार की जाएगी, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री या उनकी अनुपस्थिति में प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त कैबिनेट स्तर का मंत्री करता है। परिषद की बैठक के लिए आवश्यक है कि कम से कम 10 सदस्य अवश्य उपस्थित हो। ठीक है, तो अंतर्राज्यीय परिषद के बैठक के लिए यह आवश्यक होता है कि वो कम से कम 10 सदस्य अवश्य उपस्थित हों। नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं नीति आयोग। चलिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2014 को लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में योजना आयोग के स्थान पर एक नई संस्था लाने की घोषणा की। 1 जनवरी 2015 को मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के तहत एक नई संस्था, जिसे राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान कहा गया, अस्तित्व में आई। आमतौर पर इसे नीति आयोग के नाम से जाना गया।
देख लेते हैं आगे। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाला यह आयोग सरकार के थिंक टैंक के रूप में कार्य करेगा। वह केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकारों के लिए भी नीति निर्माण करने वाले संस्थान की भूमिका निभाएगा। और क्या है, केंद्र व राज्य सरकारों को राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर यह रणनीतिक व तकनीकी सलाह देगा। तो नीति आयोग का ये काम होगा। और ये योजना आयोग है, इसके बारे में देख लेते हैं। तो योजना आयोग 15 अगस्त 2014 ईस्वी को इसे समाप्त करने की घोषणा की गई। भारत में योजना आयोग के संबंध में कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं था। 15 मार्च 1950 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा पारित प्रस्ताव के द्वारा योजना आयोग की स्थापना की गई थी। योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। ठीक है। प्रथम योजना आयोग के उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे। चलिए देख लेते हैं अब नीति आयोग की संरचना। तो अध्यक्ष नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री। उपाध्यक्ष राजीव कुमार। पूर्णकालिक सदस्य के बारे में देखें तो ये कौन कौन है? वी के पॉल, वी के सारस्वत एवं प्रोफेसर रमेश चंद्र। पदेन सदस्य के रूप में अमित शाह जो गृह मंत्री, निर्मला सीतारमन वित्त मंत्री, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री और नरेंद्र सिंह तोमर कृषि मंत्री। तो ये पदेन सदस्य हैं। विशेष आमंत्रित में देख लेते हैं नितिन गडकरी, पीयूष गोयल, थावर चंद गहलोत, राव इंद्रजीत सिंह। तो ये विशेष आमंत्रित में हैं। अधिशासी परिषद क्या होता है कि अन्य सदस्य सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं और केंद्र शासित क्षेत्रों के उपराज्यपाल। तो अधिशासी परिषद में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री तथा केंद्र शासित क्षेत्रों के उपराज्यपाल होते हैं। नेक्स्ट, इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत हैं। पंचवर्षीय योजनाओं के भावी स्वरूप आदि के संबंध में यह आयोग सरकार को सलाह देगा। नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया थे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है राष्ट्रीय विकास परिषद। योजना के निर्माण में राज्यों की भागीदारी होनी चाहिए। इस विचार को स्वीकार करते हुए सरकार के एक प्रस्ताव द्वारा 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ। अतः यह न तो संवैधानिक निकाय है और न ही सांविधिक निकाय है। तो राष्ट्रीय परिषद ना ही संवैधानिक निकाय है और ना ही सांविधिक निकाय है। ठीक है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री परिषद का अध्यक्ष होता है। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। योजना आयोग का सचिव इसका सचिव होता है। तो योजना आयोग का सचिव जब योजना आयोग था तो इसका सचिव, योजना आयोग का जो सचिव होता था वही होता था। नेक्स्ट है भारतीय संघ के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री एवं योजना आयोग के सभी सदस्य इसके पदेन सदस्य होते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य कार्य केंद्र व राज्य सरकार और योजना आयोग के बीच सेतु की तरह कार्य करना होता है। नोट में के संथानम ने राष्ट्रीय विकास परिषद को सुपर कैबिनेट की संज्ञा दी है। तो राष्ट्रीय विकास परिषद को सुपर कैबिनेट की संज्ञा के संथानम ने दी है। नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं वित्त आयोग। तो संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। वित्त आयोग के गठन का अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया है। वित्त आयोग में राष्ट्रपति द्वारा एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य 1+4, इसमें एक अध्यक्ष होते हैं और 4 अन्य सदस्य नियुक्त किए जाते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 281 के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग की सिफारिशों को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाता है। राज्य वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243(1) में किया गया है और वित्त आयोग वित्तीय प्रशासन में पारदर्शिता को सुनिश्चित करता है। अब तक गठित वित्त आयोग के देख लेते हैं कौन कौन से अध्यक्ष हुए हैं। एक बार सरसरी निगाह से देख लीजिए। तो वित्त आयोग के अध्यक्ष, पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष के.सी. नियोगी, दूसरे के संथानम, तीसरा ए के चंदा, चौथा डॉक्टर पी.वी. राजमन्ना, पांचवा महावीर त्यागी, छठा पी. ब्रह्मानंद रेड्डी, सातवां जे.पी. सेलट, आठवां वाई.पी. चौहान, नवा N.K.P. साल्वे, 10वां के.सी. पंत। तो ये सब वित्त आयोग के अध्यक्ष हुए हैं। सारे नाम याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस फर्स्ट और लेटेस्ट याद होना चाहिए। 11वां में देख लेते हैं प्रोफेसर A.M. खुसरो, 12वां डॉक्टर सी रंगराजन, 13वां डॉक्टर विजय एल केलकर, 14वां वाई.वी. रेड्डी और 15वां N.K. सिंह, जो कि 2021 से 2026 तक, ये इम्पोर्टेंट है। चलिए अब देख लेते हैं वित्त आयोग के कार्य। तो फर्स्ट है
वित्त आयोग के द्वारा संघ व राज्यों के बीच करों की शुद्ध आगमों का वितरण तथा राज्यों के बीच ऐसे आगमों का आवंटन किया जाता है। नेक्स्ट है, वित्त आयोग भारत की संचित निधि में से राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान को शासित करने वाले सिद्धांतों के बारे में बताता है। नेक्स्ट है, राज्य वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर राज्य के नगरपालिकाओं पंचायतों के संसाधनों की पूर्ति के लिए राज्य की संचित निधि के संवर्धन के लिए जरूरी उपाय करता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा वित्त आयोग को सुदृढ़ वित्त के हित में निर्दिष्ट कोई अन्य विषय सौंपे जाने पर वित्त आयोग अपनी सलाह देता है। तो राष्ट्रपति के द्वारा भी कोई सलाह सौंपे जाते हैं तो उस पर वो सलाह देता है। राष्ट्रपति वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को उस पर की गई कार्रवाई के स्पष्टीकरण कारक ज्ञापन सहित संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाता है, अनुच्छेद 281 के तहत। नेक्स्ट है टॉपिक, देख लेते हैं लोक सेवा आयोग। भारत में 1919 के भारत सरकार अधिनियम के अधीन सर्वप्रथम 1926 में लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। लोक सेवा आयोग की स्थापना के लिए 1924 में विधि आयोग ने सिफारिश की थी। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या निर्धारित करने की शक्ति राष्ट्रपति को है। वर्तमान में इसकी संख्या 10 है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति 6 वर्षों के लिए की जाती है। तो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति 6 वर्ष के लिए की जाती है, और यदि वह 6 वर्षों के अंदर 65 वर्ष की आयु पूरी कर लेता है तो वह पद से मुक्त हो जाता है। राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में देख लेते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, परंतु इसे हटाने का अधिकार राज्यपाल को नहीं है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल भी 6 वर्ष का होता है या 62 वर्ष की उम्र तक होता है। इन दोनों में जो पहले पूरा होता है उसी के तहत वे अवकाश ग्रहण करते हैं, परंतु उन्हें कार्यकाल के बीच उच्चतम न्यायालय के प्रतिवेदन पर तथा कुछ निर्भरताओं के होने पर संविधान के अनुच्छेद 317 के अंतर्गत राष्ट्रपति हटा सकता है। ठीक है, तो ये निर्भरताओं और उच्चतम न्यायालय के अगर प्रतिवेदन ऐसा कुछ होता है तो संविधान के अनुच्छेद 317 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है।